हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम यदि बात करें तो आज का ये तीसरा से प्रैक्टिस सेट है हमारा, जो कि है बात करें जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हमारा तीसरा है और इससे पहले हम दो प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से हमने उनको पढ़ा था और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को जो है प्राप्त किया था। तो यदि बात करें तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें हम प्रश्नों के माध्यम से जो भी प्रश्न लिए हैं उनके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे और एक अच्छी समझ विकसित करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको पसंद आएगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है। इसकी यदि बात करें तो पशुपालन के इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एवं जियोग्राफी अर्थात भूगोल, ठीक है, भूगोल। तो इन तीनों से मैंने प्रश्न लिए हैं। हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात इतिहास, संविधान एवं भूगोल और स्टैटिक जीके का भी प्रश्न ले लिया है। ठीक है, तो हम इनको सभी को जो है एक वीडियो के अंदर एक एक दो प्रश्न लेकर हम अच्छे से समझेंगे और पूरा निचोड़ को निकालेंगे। ठीक है, तो यही हमारा उद्देश्य है कि आपको निचोड़ से समझ में आए, जो भी उससे संबंधित जो भी, जैसे मैंने पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष कहाँ से मिलते हैं एक प्रश्न लिया है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न जुड़े हुए हैं मैं आपको सभी एक ही प्रश्न के अंतर्गत सभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यही हमारी सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष कहाँ से मिलते हैं। तो जो है सबसे पहले हम इसका उत्तर देंगे और उसके बाद आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए मेहरगढ़, कोल्डीवाल, लौहरादेव एवं आदमगढ़। पशुपालन के जो प्राचीन साक्ष्य है ये मिलते हैं आदमगढ़ से। ठीक है, आदमगढ़ अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आदमगढ़ है कहाँ, तो आदमगढ़ की यदि हम बात करें तो आदमगढ़ जो है ये होशंगाबाद ये कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। सबसे पहली बात, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये हिस्ट्री का प्रश्न है, तो आपको उत्तर देना है आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और जो पशुपालन के साक्ष्य हैं वो इसके साथ साथ दो स्थलों से और भी मिलते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दूसरा है बागोर। ठीक है, ये बागोर जो है यहाँ से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और बागोर कहाँ है, तो ये भीलवाड़ा राजस्थान। ठीक है, तो भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। पहला आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है और पशुपालन के यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं। और बागोर यहाँ से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जो कि भीलवाड़ा एक स्थान है राजस्थान में, यहाँ से मिलते हैं। और एक और है जो कि है जिसका नाम है, बात करें लोटेश्वर। ठीक है, जो लोटेश्वर है इसकी यदि हम बात करें तो लोटेश्वर जो कि पाटन जिला जो कि पाटन में स्थित है। जो लोटेश्वर है ये पाटन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और पाटन कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में है, गुजरात। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। प्रश्न हमारा क्या था, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो जो इसके प्रमाण है ये 3 स्थलों से मिलते हैं। पहला आदमगढ़, दूसरा बागोर और तीसरा लोटेश्वर। इन 3 स्थलों से जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। आदमगढ़ कहाँ स्थित है, तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है ये। बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है और लोटेश्वर जो कि पाटन जिला गुजरात में स्थित है। तो पशुपालन से संबंधित आपको अगर कोई भी प्रश्न अगर पूछा गया तो आदमगढ़ अगर नहीं दिया तो बागोर दिया होगा, अगर बागोर नहीं दिया तो लोटेश्वर दिया होगा, लोटेश्वर नहीं दिया तो आदमगढ़ दिया होगा। ठीक है, तो जो पशुपालन से संबंधित प्रश्न है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम इनको देखते हैं। लौहरादेव, जो लौहरादेव है यहाँ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात 8000 ईसा पूर्व के यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, 8000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के साक्ष्य। और यहाँ से कौन सी कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, तो चावल। ठीक है, तो यहाँ से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आपका उत्तर होगा लौहरादेव।
लहुरा देव से ही सबसे प्राचीनतम कृति के साक्ष्य मिलते हैं और चावल के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। इसके बाद दूसरे नंबर पर कोल्डीवा। कोल्डीवा से यदि बात करें तो यहाँ से जो है 6000 ईसा पूर्व चावल के प्रमाण मिलते हैं, 6000 ईसा पूर्व चावल के प्रमाण। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम यहाँ पर कौन सा है, और मैं पहले मेहरगढ़ भी बता दूं, मेहरगढ़ से भी कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं और यहाँ से किसके मिलते हैं, तो जो है गेहूँ एवं जौ, गेहूँ एवं जौ। ठीक है, गेहूँ एवं जौ के जो है प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ जो कि बात करें ये स्थित कहाँ है, तो मेहरगढ़ है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, तो मेहरगढ़ से गेहूं एवं जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के मिलते हैं। कितने, 7000 ईसा पूर्व के प्राचीनतम साक्ष्य। और जो कोल्डीवा है यहाँ से 6000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और जो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो बीसी होता है इसमें जो जितना कम होता है वो सबसे नया होता है। ठीक है, जो जितना कम होगा वो उतना नया होगा और जो जितना अधिक होगा वो उतना ही प्राचीन होगा। तो यहाँ पर तीनों में सबसे प्राचीन कौन है, तो 8000 ईसा पूर्व वाला सबसे प्राचीन है। इसके बाद जो है 7000 ईसा पूर्व वाला प्राचीन है और उसके बाद सबसे नया जो है वो 6000 ईसा पूर्व वाला है। अर्थात जो बीसी होता है जिसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, ईसा पूर्व में जो जितना अधिक होगा वो उतना ही प्राचीन होगा। इतनी बात आप जो है गांठ में बांध लें। तो यहाँ पर जो है कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो लहुरा देव से मिलते हैं, जो कि संत कबीर नगर, मैं लिख देता हूँ संत कबीर नगर, यूपी। ठीक है, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है लहुरा देव, जो कि यहाँ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि चावल के यहाँ से मिलते हैं। और ये है कहाँ, तो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद देखा जाए तो इससे मतलब जो सबसे प्राचीन है लहुरा देव और उसके बाद जो है 7000 ईसा पूर्व वाला आता है अर्थात मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ है यहाँ से गेहूं एवं जौ के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से साक्ष्य कितने पुराने मिलते हैं, तो 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और सबसे नया देखा जाए तो कोल्डीवा। कोल्डी हवा जो है यहाँ से 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं और चावल के ही साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डी हवा जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, कोल्डीवा कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में और मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, तो इतनी सी सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक बार और बता दूं, जैसे यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे सबसे पुराने हैं 8000 ईसा पूर्व के, 8000 ईसा पूर्व, फिर है 7000 ईसा पूर्व, इसके बाद 6000 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर सबसे प्राचीन इन तीनों में कौन है, तो सबसे प्राचीन है 8000 वाला। ठीक है, उससे अगर देखा जाए तो सबसे नया है मतलब इससे नया है ए और इससे नया ए, अर्थात है तो ये तीनों ही प्राचीन, लेकिन इन तीनों में सबसे प्राचीन कौन है, तो 8000 ईसा पूर्व वाला लहुरा देव। ठीक है, तो ये आप बात समझ चुके होंगे। और यहाँ से किसके किसके साक्ष्य मिले वो आपको मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिए, और कहाँ से मिले वो भी इंडिकेट कर दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो कृषि को और पशुपालन को हमने दोनों को ही अच्छे से समझा कि अगर आपसे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे जाएंगे तब भी हम बता देंगे, और अगर पशुपालन के पूछेंगे तब भी हम बता देंगे। ठीक है, तो पशुपालन में कृषि को मैंने एक ही प्रश्न में आपको अच्छे से समझा दिया। अब ये भूगोल का प्रश्न है, इनमें से कौन सा बांध, अब यहाँ पर बांध से प्रश्न पूछा गया है कि चंबल नदी पर बना हुआ है। तो चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए इनको समझते हैं। जो चंबल नदी है इनकी यदि बात करें तो चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, 3 बांध बने हुए हैं। और कौन कौन से हैं तो उसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम अपने उत्तर को समझते हैं। जो चंबल नदी है यहाँ पर कौन सा बांध बना है पहले समझते हैं उसको। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, जो राणा प्रताप सागर बांध है ये बना हुआ चंबल नदी पर, और ये है कहाँ, तो ये है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। और एक और है जो चंबल नदी है इस पर एक बांध और बना हुआ है, हालांकि 3 बांध बने हुए, मैं आपको तीनों ही बताऊंगा और अच्छे से इस प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, तो पहले जो है राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, तो चंबल नदी पर बना हुआ है और ये राजस्थान में। इसके साथ साथ एक है राणा प्रताप सागर, एक है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ठीक है, तो जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध ये दोनों के दोनों चंबल नदी पर बने हुए हैं, और ये हैं कहाँ, तो दोनों के दोनों जो है राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है, तो कहाँ है, राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है, तो चंबल नदी पर, और पूछा जाएगा कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना है, तो चंबल नदी पर। और दोनों ये दोनों जो बांध है ये राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है, ये राजस्थान में बंधे हुए हैं। अब एक बांध और है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। क्या है, गांधी सागर बांध।
ये जो गांधी सागर बांध है इसकी यदि बात करें तो ये बांध भी चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो 3 बांध हैं जो चंबल नदी पर बने हुए हैं। एक है राणा प्रताप सागर बांध, दूसरा है जवाहर सागर बांध, तीसरा है गांधी सागर बांध। ये तीनों के तीनों बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं, लेकिन राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध ये दोनों जो है ये राजस्थान में है, और जो गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पर तो बना है लेकिन ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो तीनों प्रश्नों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और एक मैं ट्रिक बता दूं जिससे आपको ये याद रहे, जो राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध है ये दोनों के दोनों राजस्थान में। आप इसका ले लीजिए रा और इसका ले लीजिए जा, अब क्या बन गया? राज। और शॉर्टकट में हम राजस्थान को रॉज ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसका रा इसका जा मैंने इसी ट्रिक से जो है ये याद किया है, तो आपको भी मैंने बता दिया। तो इसका लेंगे जब रा तो हो जाएगा राणा प्रताप सागर, इसका लेंगे जा इसे हो जाएगा जवाहर सागर बांध, और दोनों के दोनों राजस्थान में स्थित है, लेकिन नदी जो है चंबल नदी ही है। इसके बाद है हीराकुंड बांध, इसको समझ लेते हैं। जो हीराकुंड बांध है ये कहाँ है और किस नदी पर है? जो हीराकुंड बांध है ये है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? सबसे पहली बात ये उड़ीसा में है, और एक किस नदी पर है? तो महानदी। ठीक है, महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो है महानदी पर बना हुआ है। और कहाँ है? तो उड़ीसा में ये है। और मैं आपको इसके बारे में विशेष बात बता दूं, जो हीराकुंड बांध है ये पूरी दुनिया का सबसे लंबा बांध है। पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप उत्तर देंगे हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है ये पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 25.8 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। अगर आपसे कुल लंबाई पूछी जाए तो लगभग 25.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और लगभग 4.8 किलोमीटर जो है ये इसकी जो है मतलब मेन पुल की लंबाई है। तो मेन पुल की जो लंबाई ये 4.8 किलोमीटर है, और अगर पूरे पुल की लंबाई पूछी जाए तो 25.8 किलोमीटर है। ये पूरी दुनिया का सबसे लंबा बांध है, और जो है ये हीराकुंड बांध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उड़ीसा में बना हुआ है और ये महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में भी समझ लिया। अब ऑप्शन ए है भाखड़ा नांगल बांध। ये जो भाखड़ा नांगल बांध है इसकी यदि बात करें तो भाखड़ा एवं नांगल ये दो बांधों को मिलाए हुए एक कॉम्बिनेशन है। एक है भाखड़ा बांध, एक है नांगल बांध। ठीक है, तो भाखड़ा एक एवं नांगल बांध इन दोनों को कॉम्बाइंड रूप से पढ़ा जाता है। इसकी यदि बात करें तो ये सतलज नदी पर है। सतलज, ठीक है, कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध। और कहाँ है? तो ये 2 राज्यों में पड़ता है, एक है पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश में ये बांध पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जो भाखड़ा नांगल बांध है ये 2 बांधों को कॉम्बिनेशन है, एक है भाखड़ा है दूसरा नांगल, लेकिन इसको कंबाइंड रूप से पढ़ा जाता है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर बना हुआ है, ये पंजाब में भी पड़ता है और हिमाचल प्रदेश में भी पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है, तो आपको अगर पंजाब दिया जाएगा तो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं देगा, अगर हिमाचल प्रदेश दिया गया तो आपको पंजाब ऑप्शन में नहीं देगा, अन्य राज्य दिए गए होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में समझा। अब हम काकरापार जो बांध है उसको भी समझ लेते हैं। जो काकरापार बांध है इसकी यदि बात करें तो एक है काकरापार और दूसरा है उकाई। मैं दोनों बता देता हूँ। उकाई बांध, ठीक है, तो काकरापार एवं उकाई बांध जो है इनकी यदि बात करें तो दोनों के दोनों बांध जो है थर्मल पावर प्लांट है। ये जो काकरा पावर बांध है ये थर्मल पावर प्लांट है, जिससे जो है बिजली भी उत्पादित होती है। ठीक है, तो काकरा पावर बांध जो इसकी यदि बात करें और उकाई की बांध ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? तो ये गुजरात में है। ठीक है, पहली बात तो ये गुजरात में राज्य में है, और गुजरात राज्य में बने हुए किस नदी के किनारे? तो ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे। तो किस नदी के किनारे हैं? ये ताप्ती नदी के किनारे हैं, और जो काकरा पावर बांध ये उकाई बांध दोनों के दोनों गुजरात में हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है, और जो है पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश इन दोनों राज्यों में ये पड़ता है। हीराकुंड बांध जो कि पूरी दुनिया का सबसे लंबा बांध है, और जो है उड़ीसा राज्य में पड़ता है, और ये महानदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध एवं गांधी सागर बांध ये तीनों ही बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध एवं गांधी सागर बांध तीनों ही चंबल नदी पर बने हुए हैं, और जो राणा प्रताप एवं जवाहर सागर बांध ये दोनों राजस्थान राज्य में पड़ते हैं, और गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है,
और इसके बाद काकरा पावर बांध जो है और एवं कोकाई बांध दोनों के दोनों गुजरात में बने हुए हैं और ताप्ती नदी के किनारे बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न जो देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हाल ही में जो राष्ट्रपति का अभी चुनाव हुआ है तो जो है राष्ट्रपति नए बन चुके हैं जो कि एक महिला है। ठीक है, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है तो उसको हम पढ़ेंगे। तो इसका ऑप्शन सीधा राइट आंसर, जो द्रौपदी मुर्मू है इनको जो है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति चुना जा चुका है। और इसके बाद जो है और ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। तो वर्तमान राष्ट्रपति हो गई द्रौपदी मुर्मू, और इसके बाद जो है जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी यदि बात करें तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो थे ही, ये भारत के जो है 2 बार चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। ये इस सबसे पहली बात करें तो 1951 से लेकर 1956 तक ये पहले राष्ट्रपति रहे थे, फिर 56 से लेकर जो है 61 तक। ठीक है, तो 1956 से लेकर 61 तक भी ये राष्ट्रपति रहे थे, अर्थात 2 कार्यकाल रहने वाले ये प्रथम राष्ट्रपति थे और इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इनकी यदि बात करें तो ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के ठीक है, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जैसे कुछ समितियां भी थी उनके भी ये अध्यक्ष थे, जैसे एक छोटी समिति थी जिसका नाम है झंडा समिति, तो ये उसके भी अध्यक्ष थे। तो बहुत सारी समितियां थी, जैसे 13 बड़ी समितियां थी और 8 छोटी समितियां थी, उनमें से जो है कुछ समितियां थी जिनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। जो कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहली बार 2 कार्यकाल पूरे करने वाले मतलब एक प्रथम राष्ट्रपति थे जो इन्होंने 2 कार्यकाल एक साथ मतलब रहे थे राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात थी। और हमने पढ़ा था कि भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, और इनसे पहले कौन थे तो जो है कोविंद, उनका नाम है रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो ये पहले थे रामनाथ कोविंद, हालांकि अब ये मतलब इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसके बाद द्रौपदी मुर्मू को निर्वाचित किया जा चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी यदि बात करें ये भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। और जो जवाहरलाल नेहरू है ये जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये उसमें कई ऐसे मतलब अधिवेशन थे जिनके ये अध्यक्ष भी रहे थे। जैसे एक 1931 का एक अधिवेशन हुआ था जो कि कराची में हुआ था, ये उसके जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब इन्होंने भूमिका निभाई थी। और उसी समय ये जो है जब मौलिक जैसे बात करें मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य की बात आई तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है उनको उनके बारे में जो है संविधान सभा का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसके बारे में उन्होंने बताया भी था। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी यदि बात करें तो जो 13 बड़ी समितियां थी उनमें कुछ समितियां थी जैसे संघ संविधान समिति एवं संघ शक्ति समिति, उनके अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष रहे थे, एक तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, और एक थी संघ संविधान समिति और एक थी संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अब आगे बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी जाती है, लौह पुरुष। ठीक है, लौह पुरुष की उपाधि किसे दी जाती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो सरदार की उपाधि है ये इनको किसने दी थी तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उसी में जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने ही इनको जो है सरदार की उपाधि दी थी। और इनको बताया बाद में किसने था तो जो है महात्मा गांधी जी ने इनको बताया था। ठीक है, तो सरदार की उपाधि इन्हें कब मिली थी तो बारदोली सत्याग्रह में, और किसने इनको बताया था कि आपको ये उपाधि मिली है तो महात्मा गांधी जी ने इनको बताया था। और लौह पुरुष इनको के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यदि बात करें तो भारत के जितने भी राज्य हैं उनको एकीकरण करने का जो
मतलब बात करें जो एकीकरण का जो एकीकरण करने का जो भी महत्व है, वो महत्वपूर्ण रूप से भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही निभाई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, ठीक है। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है, तो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण थे। तो इनकी बात करें तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और 2 कार्यकाल लगातार रहने वाले कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है इनको। और द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद इनसे पहले थे। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्हें बारदोली सत्याग्रह में जो है और सरदार की उपाधि दी गई थी। और जो है लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको देख लेते हैं। विश्व नम भूमि या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए, ये प्रश्न बहुत ही BBIA अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है या विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यदि बात करें तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी द राइट आंसर। 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को एक ईरान में सम्मेलन हुआ था, ईरान में, ठीक है। ईरान में सम्मेलन हुआ था जिसे हम रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं, रामसर सम्मेलन, ठीक है। तो रामसर सम्मेलन के नाम से ईरान में एक सम्मेलन हुआ था और इसी दिन को हुआ था 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस या आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे गुत्थी क्या है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब ये 2 फरवरी 1971 को ईरान में सम्मेलन हुआ था, जिसको हम रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं, तो इनमें क्या था कि आर्द्र भूमि जो भी वेटलैंड्स होते हैं, जैसे आर्द्र भूमि जो भी होती है, उनकी यदि बात करें, जो नम भूमि या आर्द्र भूमि होती है, उनके संरक्षण के लिए ये सम्मेलन हुआ था ईरान में, ठीक है। तो उनके संरक्षण के लिए हुआ था। इसलिए हमारे देखा जाए तो हमारे भारत में भी बहुत सारी साइट्स हैं जिनको जो है आर्द्र भूमि के अंदर जो है शामिल कर लिया जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व नम भूमि दिवस या फिर आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो और इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब इसको जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। 10 जनवरी, इसकी यदि बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और अगर आपसे पूछा जाए कि केवल हिंदी दिवस, जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस या खाली हिंदी दिवस पूछा जाए आपसे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप उत्तर देंगे 14 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। 5 सितंबर की यदि बात करें तो 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है जो है ये 5 सितंबर को, वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक है। जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, और जो विश्व या फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। तो दोनों बातें ही मैंने बता दी कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और विश्व या फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आगे हम देख लेते हैं। इसके बाद 22 मार्च, ये जो 22 मार्च है इसकी यदि बात करें, जो 22 मार्च है इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस, जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हालांकि यहाँ पे मैं विश्व लगा देता हूँ
विश्व जल संरक्षण दिवस या विश्व जल दिवस अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप उत्तर देंगे 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस या विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक है डेट 22 अप्रैल, ठीक है। ये 22 अप्रैल जो है इसकी यदि बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है 22 अप्रैल, ठीक है। और ये बहुत ही BVI है, प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार कि पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। और एक डेट है 22 मई, 22 मई इसको क्या मनाया जाता है, जो 22 मई है इसकी यदि हम बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैं आपको और भी दिखा दूँ जो हमने पढ़ा भी कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस या विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो आगे यदि बात करें तो मैं आपको और भी बता देता हूँ, जैसे 9 जनवरी, एक है 9 जनवरी, ठीक है। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अगर आपसे पूछा जाए कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए उन्हीं के सम्मान में जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैं आपको एक डेट और बता दूँ, 23 जनवरी, ठीक है। 23 जनवरी जो है इसको मनाया जाता है पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, ठीक है। तो 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में एक बार हम रिवाइज कर लें। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसके बाद 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और विश्व या फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है रामसर सम्मेलन के सम्मान में जो है देखा जाए तो विश्व नवभूमि दिवस या आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। इसके बाद जो है 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस या फिर विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 22 मई जो कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो 22 मई को मनाया जाता है। इसके बाद 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, गांधी जी के सम्मान में मनाया जाता है। और जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। और 30 जनवरी एक डेट है, 30 जनवरी, 30 जनवरी को जो देखा जाए तो जो है जो 30 जनवरी है इस दिन जो है गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा, तो ये इस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई थी, तो 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद किनसे मिलकर बनती है। अगर पूछा जाए कि संसद किनसे मिलकर बनती है, तो जो है इसमें सबसे पहले देखते हैं, मैं पहले इसका आंसर दे देता हूँ। संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो संसद जो है वो लोकसभा एवं राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के मिलने से बनती है, ठीक है। तो संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। और आगे मैं बता देता हूँ, से लोकसभा एवं राज्यसभा, इस संसद के 2 सदन हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर संसद, ठीक है। संसद के सदन, जो सदन है इनकी यदि बात करें तो संसद के 2 सदन हैं। पहला सदन है राज्यसभा, और दूसरा सदन की बात करें तो है लोकसभा, ठीक है। तो संसद के कौन कौन से सदन हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। तो संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं संसद के, एक है राज्यसभा दूसरा है लोकसभा। और यदि आपसे पूछा जाए कि संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो है राज्यसभा उच्च सदन। अगर आप पूछा जाए कि निम्न सदन कौन सा है, तो निम्न सदन है लोकसभा, ठीक है। तो संसद का निम्न सदन हो गया लोकसभा, और जो उच्च सदन हो गया राज्यसभा। अब ये उच्च सदन और निम्न सदन क्यों कहा जाता है, यदि इसकी बात करें तो उच्च सदन इसलिए कहा जाता है राज्यसभा को, क्योंकि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो उच्च बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। सभी पढ़े लिखे एवं बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं एवं विद्वान व्यक्ति होते हैं, जिसके कारण जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। और जो लोकसभा है
इसमें कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और जो है वाक्पटुता में बहुत ही माहिर होते हैं, तो उनको निम्न सदन में रखा जाता है, अर्थात लोकसभा जो उसको निम्न सदन इसीलिए कहा जाता है। अब ये यहाँ पर प्रथम सदन और द्वितीय सदन भी पूछा जाता है। आपसे ये प्रश्न कई बार पूछे गए कि संसद का जो उच्च सदन है वो कौन सा है, तो राज्यसभा। संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो लोकसभा। और जो है संसद का प्रथम सदन एवं द्वितीय सदन भी पूछे जा चुके हैं, तो प्रथम सदन एवं द्वितीय सदन, ठीक है, द्वितीय सदन। अब ये प्रश्न भी पूछा जाता है, मैं आपको दोनों ही समझा देता हूँ। एक प्रथम सदन और द्वितीय सदन क्या सिस्टम होता है, इसमें यह है कि जो राज्यसभा है इसको द्वितीय सदन क्यों कहते हैं और इसको लोकसभा इसको प्रथम सदन क्यों कहते हैं, तो मैं बताता हूँ। जो राज्यसभा है और लोकसभा है, लोकसभा आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, भारत को मतलब भारत के लोग जो हैं अर्थात भारत की जो जनता है, ठीक है, तो जो जनता है जनता को प्रथम माना गया है, हमारे देश में जनता को प्रथम माना गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा जो है ये लोक अर्थात जनता का जो है प्रतिनिधित्व करती है, तो हमारे देश में जनता को प्रथम माना गया है, इसीलिए लोकसभा जो है एक प्रथम सदन के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको बता दिया क्यों जाना जाता है, क्योंकि हमारे देश में जनता को प्रमुख माना जाता है, इसीलिए लोकसभा जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए लोकसभा को प्रथम सदन के रूप में जाना जाता है। जब इसको प्रथम जाना जाता है तो ऑटोमेटिक ही ये द्वितीय सदन हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा जो है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का, तो इसलिए राज्यसभा को द्वितीय सदन के रूप में जाना जाता है। और उच्च सदन एवं निम्न सदन क्यों कहा जाता है, मैंने आपको वो भी समझा दिया कि उच्च सदन अर्थात राष्ट्रपति, देखा जाए तो जो राज्यसभा है इसमें उच्च विद्वान, उच्च बुद्धि वाले एवं विद्वान व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और जो निम्न सदन है इसमें देखा जाए तो मतलब जो वाक्पटुता वाले लोग होते हैं वो इसमें होते हैं, इसलिए इसको उच्च सदन और इसको निम्न सदन कहते हैं। और इसमें को लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और जो राज्यसभा ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसको द्वितीय सदन कहते हैं। अब एक बात मैं और बता दूं, संसद किससे मिलकर बनती है, मैंने एक प्रथम था, तो राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। अगर आपसे पूछा है कि संसद किनसे मिलकर बनती है, तो आप देंगे राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। और आपसे एक और बात पूछे कि जो संसद है इसके कितने सदन हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा। और संसद जो है, संसद के कितने अंग हैं, अगर अंग पूछा जाए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अंग, ठीक है, अगर अंग कभी पूछा जाए तो अंग में भी तीनों ही आते हैं, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति, इन तीनों को संसद का अंग माना जाता है। क्योंकि कोई भी विधेयक, जिसे बिल कहते हैं, ठीक है, बिल या फिर विधेयक, कोई भी बिल या विधेयक होता है जो पहले राज्यसभा में लाया जाता है, फिर लोकसभा में लाया जाता है। जब राज्यसभा में पास हो जाता है तो उसे लोकसभा में पहुंचाया जाता है, और जब लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है तब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए पहुंचाया जाता है। जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं कर देते तब तक वो बिल जो है वो अधिनियम नहीं बन सकता। तो इसीलिए कहा जाता है कि संसद के 3 सदन होते, सदन तो 2 ही होते हैं, लेकिन संसद के 3 अंग होते हैं। अगर राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने भी पास कर दिया और राष्ट्रपति ने साइन अर्थात हस्ताक्षर नहीं किए, तो वो बिल जो है वो पास नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इन तीनों को जो है संसद का अंग माना जाता है। अब मैं आपके तीनों के बारे में और भी बात बता दूँ। जो संसद है, कंप्लीट संसद, मैं आपको इधर बता देता हूँ। जो संसद है, ठीक है, संसद का आपसे पूछाएगा कि संसद का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 79 जो है, 79 में जो है संसद का वर्णन कंप्लीट किया गया है। एक है, अब राज्यसभा, लोकसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति, ठीक है। अब इन तीनों को भी मैं बता देता हूँ। जो राज्यसभा है एवं लोकसभा, तो राज्यसभा का वर्णन है अनुच्छेद 80 में, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि संसद का किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो 79 में, राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में, ठीक है। तो तीनों ही आपको बता दिए। राष्ट्रपति का है अनुच्छेद 52 में, ठीक है। तो 79 में संसद का वर्णन, 80 में राज्यसभा का वर्णन, लोकसभा का 81 में वर्णन, ये 81 लिखा हुआ है, ठीक है। और राष्ट्रपति का 52 में, अनुच्छेद 52 में वर्णन किया गया है। तो मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी, और मैं आपको और भी बता देता हूँ। जैसे बात करें लोकसभा एवं राज्यसभा, ये तो दोनों सदन हो गए। अब जो केंद्र में, जिस प्रकार से संसद जो है केंद्र में होती है, संसद होती है केंद्र में, उसी प्रकार से राज्य में भी होता है। जैसा प्रावधान केंद्र में होता है उसी प्रकार का प्रावधान जो है वो हमारे राज्यों में भी होता है। जैसे राज्य की बात करें तो राज्य में होते हैं विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल, ठीक है। तो राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल। उसी प्रकार से राज्यों में भी यही प्रक्रिया होती है।
जब जो विधानमंडल होता है वो जब केंद्र में संसद होती है, उसी प्रकार से राज्यों में विधानमंडल होते हैं। अब विधानमंडल की बात करें तो यहाँ पर होता है, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, ठीक है। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। जो विधानसभा होती है ये होता है निम्न सदन, निम्न सदन, ठीक है, मैं निम्न लिख देता हूँ केवल। और विधान परिषद ये होता है उच्च सदन, ठीक है। तो जो विधानसभा ये होता है निम्न सदन, जो विधान परिषद ये होता है उच्च सदन। और इसके बाद आगे यदि बात करें तो उच्च सदन, और उसी प्रकार से जैसे प्रोसेस यहाँ पर है, जो निम्न सदन होता है वो होता है प्रथम सदन, ये भी प्रथम सदन है, ठीक है। तो प्रथम द्वितीय का यहाँ पर सवाल ही नहीं आता, हालांकि हम निम्न और उच्च का यहाँ याद रखें, ठीक है। तो जो निम्न सदन है ये है विधानसभा, और जो उच्च सदन है वो है विधान परिषद। और जो विधानसभा विधान परिषद का वर्णन कितने में है, तो जो कंप्लीट विधानमंडल है इसका अनुच्छेद 168 में वर्णन किया गया है, ठीक है। और जो 169 है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। 170 में है फिर विधानसभा का जो विधान परिषद है इसका वर्णन, ठीक है, विधान परिषद का अनुच्छेद 170 में। और जो अनुच्छेद 171 है इसका वर्णन है जो है विधानसभा का। 168 में कंप्लीट जो विधानमंडल है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 168 में। और जो अनुच्छेद 170 है इसमें जो है विधान परिषद का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 171 में जो है विधानसभा का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 169 जो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो भी राज्य विधानसभा को विधान परिषद का निर्माण करना चाहते हैं, एवं जो राज्य विधान परिषद को हटाना चाहते हैं उनके बारे में जो है ये मतलब प्रावधान किया गया अनुच्छेद 169 में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अनुच्छेद 169 में ये कहा गया है कि जो राज्य विधान परिषद को निर्माण करना चाहते हैं उनके बारे में प्रावधान है, एवं जिस राज्यों में विधान परिषद है और वो हटाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी प्रावधान किया गया अनुच्छेद 169 में, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी, मैंने आपको सारी बातें बताई, एक बार रिवाइज करा दूँ। जो केंद्र में होता है संसद, ठीक है, संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा 2 सदन। राज्यसभा जो है ये उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। जो प्रथम सदन है वो होता है लोकसभा, और द्वितीय सदन होता है राज्यसभा, ठीक है। और उसके बाद संसद के अंग कितने होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। संसद के जो है किनसे मिलकर बनती है, तब भी राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। इन दोनों प्रश्न ही अलग अलग हैं लेकिन दोनों का उत्तर एक ही है। संसद के सदन राज्यसभा एवं लोकसभा केवल 2 ही होते हैं। और संसद का वर्णन कितने में है, तो अनुच्छेद 79 में है संसद का कंप्लीट रूप से वर्णन, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है, और राष्ट्रपति का वर्णन है अनुच्छेद 52 में। इसी प्रकार से मैंने आपको विधानमंडल में ही बता दूं। जो विधानमंडल इसकी यदि बात करें तो विधानमंडल का अनुच्छेद 168 में वर्णन है, और अनुच्छेद 169 में क्या गया है, जो राज्य विधान परिषद को हटाना चाहते हैं एवं उसका निर्माण करना चाहते हैं तो उसके बारे में जो है ये अनुच्छेद 169 में बताया गया है। विधानसभा जो कि निम्न सदन है, विधान परिषद जो कि उच्च सदन है। विधान परिषद का यह अनुच्छेद 170 में वर्णन है, और अनुच्छेद 171 में वर्णन है विधानसभा का, ठीक है। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई। और जो है जो विधानमंडल है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से केंद्र में संसद होती उसी प्रकार से जो है राज्यों में विधानमंडल होता है। जो अगर आपसे पूछा है कि विधानमंडल किनसे बनकर बनता है, तो विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल, आप यहाँ पर लिख दिए राज्यपाल, ठीक है। तो विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर बनता है विधानमंडल। उसी प्रकार से जैसे केंद्र में राज्यसभा एवं लोकसभा, जैसे राज्यसभा से कोई बिल पारित हो जाता है इसके बाद लोकसभा में जाता है, इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते तब तक वो बिल पास नहीं होता, ठीक है। उसी प्रकार से जब कोई विधेयक है वो विधानसभा में जाता है, विधानसभा से पास हो जाता है, इसके बाद विधान परिषद में जाता है, उससे भी पास हो जाता है। उसके बाद जब तक राज्यपाल उस पर साइन या हस्ताक्षर नहीं कर देते तब तक वो बिल पास नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार विधानमंडल के अंग कितने हैं, तो 3 होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल, ठीक। और विधानमंडल किनसे मिलकर बनता है, तो विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल से मिलकर बनता है। लेकिन विधानमंडल के जो सदन है वो केवल 2 ही होते हैं, एक विधानसभा और विधान परिषद। उसी प्रकार के केंद्र और मतलब राज्य दोनों में एक जैसे ही प्रावधान किए गए, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो मैंने आपको फिर से समझा देता हूँ। जो लोकसभा एवं राज्यसभा ये संसद के सदन है, विधानसभा एवं विधान परिषद ये विधानमंडल के सदन है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर बनता है, इन तीनों से मिलकर बनती है संसद, ठीक है। इन तीनों से मिलकर बनती है संसद।
विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर बनता है विधानमंडल। ठीक है, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, तो विधानमंडल बनता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेशन है आपको पसंद आया होगा, और इसमें मैंने जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी मैंने सारी बातें आपको बताई। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।